दोस्तों, आज की ये कहानी है दक्षिण भारत के एक ऐसे कुख्यात डाकू की जो एक वक्त पर चंदन का सबसे बड़ा तस्कर हुआ करता था। ये डाकू इतना बेरहम था कि ये कई पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्याएं भी कर चुका था। यही नहीं, लंबी मूंछें रखकर अपनी मर्दानगी का रौब झाड़ने वाले इस डाकू ने सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए खुद की ही 3 महीने की बच्ची को भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इसका आतंक इतना ज्यादा था कि वो दिन दहाड़े किसी भी मंत्री को किडनैप कर लेता था, यहां तक कि सरकार भी उसके नाम से खौफ खाती थी। यह डकैत कोई और नहीं बल्कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वीरप्पन था। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव गोपीनाथम में हुआ था। उसके पिता एक चरवाहा थे जो अक्सर अपने पालतू पशुओं को चराने जंगल जाया करते थे। धीरे धीरे वीरप्पन ने भी अपने पिता के साथ जंगल जाना शुरू कर दिया था और उन्हीं घने जंगलों के बीच वीरप्पन ने अपने पिता से शिकार के छोटे मोटे गुर सीखना शुरू कर दिया। शुरुआत में वीरप्पन ये काम शौक के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसके लिए जुनून बन गया। वह जंगल के हर कोने को बारीकी से जानने लगा, जैसे कि वह उसका अपना घर हो। यही वजह थी कि धीरे धीरे उसे जंगल के हर रास्ते, छिपने की जगह और जानवरों की आदतों का गहरा ज्ञान हो गया था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तब वो अपने चाचा सालवाई गौंडर के साथ शिकार करने जाने लगा। महज 17 साल की उम्र में, जब अधिकतर लोग अपने करियर या पढ़ाई की सोच रहे होते हैं, वीरप्पन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस उम्र में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले हाथी का शिकार किया था। इस शिकार का मकसद था हाथी के कीमती दांतों को अवैध रूप से बेचकर मोटा मुनाफा कमाना, और यहीं से वीरप्पन के आपराधिक सफर की शुरुआत हुई थी। जब वीरप्पन ने बड़े पैमाने पर हाथियों का शिकार करना शुरू किया तो अचानक से दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों की संख्या में गिरावट देखी जाने लगी। तब राज्य सरकार ने हाथी दांत से बने उत्पाद की बिक्री के साथ साथ उसके निर्यात पर भी बैन लगा दिया, जिससे वीरप्पन का धंधा काफी मंदा पड़ गया और उसने यहीं से चंदन की तस्करी करना शुरू कर दिया। दक्षिण भारत के घने जंगलों में चंदन बड़े पैमाने पर मौजूद था और यह काफी महंगे दामों में बिकता था। वीरप्पन ने इसका फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर चंदन की अवैध कटाई शुरू कर दी। जैसे जैसे वीरप्पन बड़ा होता गया, वह और भी ज्यादा खतरनाक होता चला गया। वक्त के साथ उसका गिरोह दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। वीरप्पन के गिरोह में 100 से ज्यादा सदस्य थे और इनमें से हर सदस्य वीरप्पन के प्रति वफादार था। वीरप्पन का एक फेमस नारा था, या तो मेरे साथ रहो या मुझसे दूर रहो। इस नारे ने उसे अपने साथियों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया था। वीरप्पन की एक और खास पहचान उसकी मूंछें थीं। वह अपनी मूंछों को अपनी ताकत और रौब का प्रतीक मानता था। उसके गैंग के सदस्य उसकी मूंछ और लोगों में उसके रौब के चलते उसे रॉबिन हुड कहते थे। वीरप्पन के खिलाफ पुलिस ने कई बार अभियान चलाए। हर बार जब पुलिस उसे पकड़ने के करीब पहुंचती, वह घने जंगल के अज्ञात रास्ते से गायब हो जाता था। वीरप्पन की कर्नाटका पुलिस के साथ पहली बार मुठभेड़ 27 अगस्त 1983 को कुमवाकुल फॉरेस्ट एरिया में हुई थी। वीरप्पन और उसके साथी जंगल में एक हाथी को ट्रैप कर रहे थे। फॉरेस्ट गार्ड्स ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो वीरप्पन और उसकी गैंग ने उनके ऊपर अपनी AK-47 से हमला कर दिया। इस हमले में एक फॉरेस्ट गार्ड MK पृथ्वी की जान चली गई। यह पहला मौका था जब वीरप्पन ने किसी पुलिस वाले की हत्या की थी। वीरप्पन के अपराध का ग्राफ यहां से बढ़ता ही चला गया। 26 अगस्त 1986 को मैसूर जिले के गुंडलुपेट पुलिस स्टेशन एरिया में वीरप्पन और उसके साथियों ने सिद्धारामा नाइक नाम के एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी, क्योंकि वह वीरप्पन के चंदन तस्करी के बिजनेस में आड़े आ रहा था। इसके बाद वीरप्पन पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया था और पुलिस उसे पकड़ने की हर संभव कोशिश करने लगी थी। साल 1986 में जब वीरप्पन हथियार खरीदने बैंगलोर गया, तब वहां की लोकल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे मैसूर की फॉरेस्ट सेल में बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही वीरप्पन उस जेल से फरार हो गया। जांच में यह पता चला कि उसने वहां के सीनियर ऑफिसर्स को उसे छोड़ने पर बड़ी रकम घूस में देने का वादा किया था। जेल से भागकर आने के बाद वीरप्पन और भी ज्यादा खूंखार हो गया था। अपनी गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए साल 1987 में वीरप्पन ने सत्यमंगलम नाम की जगह पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर चिदंबरम को किडनैप करके उसकी हत्या कर दी। वीरप्पन यहीं नहीं रुका। इसके बाद उसने चिदंबरम के परिवार को किडनैप कर लिया और उनकी रिहाई के बदले वह सरकार से फिरौती की मांग करने लगा। उसके इस अपराध ने उसे देश के हर अखबार की सुर्खियों में ला दिया था। वीरप्पन की एक खास बात यह थी कि वह हमेशा औरतों से दूरी बनाकर रखता था। उसका मानना था कि औरतों की वजह से वह मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब वह निरुपुर नाम के गांव में एक बार मुथुलक्ष्मी नाम की लड़की से मिला तो लड़कियों को लेकर उसकी धारणा बदल गई। वीरप्पन मुथुलक्ष्मी के प्यार में पड़ गया और वह अक्सर मुथुलक्ष्मी से मिलने उसके गांव जाने लगा। धीरे धीरे मुथुलक्ष्मी भी वीरप्पन को पसंद करने लगी थी। मुथुलक्ष्मी को वीरप्पन की बड़ी बड़ी मूंछें काफी आकर्षक लगती थीं। साथ ही वीरप्पन का जो लोगों में खौफ था, इस वजह से भी वह उसे पसंद करती थी। हालांकि मुथुलक्ष्मी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वह वीरप्पन जैसे क्रिमिनल से शादी करे।
इसलिए मुथुलक्ष्मी और वीरप्पन दोनों ने भागकर चुपचाप जंगल के अंदर एक मंदिर में शादी कर ली और वह वीरप्पन के साथ ही जंगल में रहने लगी। जब मुथुलक्ष्मी प्रेगनेंसी के 8वें महीने में थी तो वह वापस अपने माता पिता के पास नेरुपुर आ गई। स्पेशल टास्क फोर्स तो पहले ही वीरप्पन की तलाश में थी। जब नेरुपुर में उन्हें मुथुलक्ष्मी के आने की खबर मिली तो उन्होंने उस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी। इस दौरान नेरुपुर में ही मुथुलक्ष्मी ने एक लड़की को जन्म भी दिया जिसका नाम विद्या रानी रखा गया। एक दिन मुथुलक्ष्मी के घर पर वीरप्पन का एक आदमी उसका एक रिश्तेदार बनकर आया। उसने मुथुलक्ष्मी को बताया कि उसके बिना वीरप्पन जंगल में काफी अकेला महसूस कर रहा है और वीरप्पन चाहता है कि वह अपनी बेटी को गांव में छोड़कर वापस जंगल आ जाए। पहले तो मुथुलक्ष्मी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन जब वीरप्पन ने बार बार उसे बुलाने के लिए आदमी भेजे तो एक रात एसटीएफ की आंखों में धूल झोंक कर वह वापस वीरप्पन के पास चली गई। जंगल में ही साल 1992 में उसने अपनी दूसरी लड़की प्रभा और 1993 में तीसरी लड़की को जन्म दिया। इधर पुलिस अधिकारी की हत्या करने के बाद पुलिस हाथ धोकर वीरप्पन के पीछे पड़ी हुई थी। एसटीएफ वीरप्पन की तलाश में जंगल का चप्पा चप्पा छान रही थी। तीसरी लड़की होने के बाद वीरप्पन और उसका परिवार काफी सतर्क हो गया था। वे लोग जंगल के गुप्त इलाके में छिपते थे और पुलिस से बचने के लिए वे अक्सर जगह बदलते रहते थे। वीरप्पन को अपनी तीसरी लड़की, जो अभी कुछ ही महीनों की हुई थी और जो अक्सर रोया करती थी, उससे काफी खतरा महसूस होता था। वीरप्पन को डर था कि बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पुलिस कभी भी उसकी लोकेशन तक पहुंच सकती है। वीरप्पन ने सोचा कि बच्ची का जिंदा रहना उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी और गिरोह के सदस्यों के सामने यह फैसला सुनाया कि पुलिस से बचने के लिए उसे अपनी तीसरी बच्ची को मारना पड़ेगा। वीरप्पन ने उसके साथ मौजूद एक औरत, जिसने मुथुलक्ष्मी की डिलीवरी की थी, उससे कहा कि वह उस बच्ची को आग के पत्तों का दूध पिला दे। उस औरत ने वीरप्पन का कहना मानकर वैसा ही किया। आग का दूध पीते ही उस मासूम बच्ची का गला चौक हो गया और उसकी वहीं डेथ हो गई। यह हत्या इतनी निर्मम थी कि उसके कुछ साथी भी इसे देखकर सहम गए। वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी अपनी बच्ची को तड़प तड़प कर मरता देख वहीं बेहोश हो गई थी। वीरप्पन की इस क्रूरता ने उसके गिरोह के कई सदस्यों को उससे दूर कर दिया। उन्हें डर था कि वीरप्पन कभी भी किसी को भी मार सकता है, भले वह उसका अपना परिवार क्यों न हो। इस घटना ने साबित कर दिया कि वीरप्पन के लिए उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। वह कानून से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वीरप्पन के बढ़ते क्राइम रेट के चलते उस वक्त के डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स पी श्रीनिवास को वीरप्पन की अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन श्रीनिवास वीरप्पन को पकड़ने की बजाय उसे सुधारने और समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की कोशिश में लगे रहे। श्रीनिवास ने वीरप्पन के गांव वालों से मिलकर उनकी मदद भी की और उनका विश्वास हासिल किया, जिसकी वजह से वीरप्पन श्रीनिवास से काफी नाराज था, क्योंकि उसके गांव वाले और उसके गिरोह के कुछ लोग श्रीनिवास के कामों से खुश होकर श्रीनिवास को वीरप्पन के बारे में जानकारी देने लगे थे। वीरप्पन को लगता था कि श्रीनिवास उसके गैंग के सदस्यों को बहला फुसलाकर उसके खिलाफ खड़ा कर रहा है। अपनी क्रूर प्रवृत्ति के कारण वीरप्पन ने श्रीनिवास को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। वीरप्पन ने पी श्रीनिवास को मारने के लिए अपने छोटे भाई अर्जुनन का सहारा लिया, क्योंकि श्रीनिवास लगातार अर्जुनन के संपर्क में था। अर्जुनन ने श्रीनिवास को अपने जाल में फंसाने के लिए यह बताया कि वीरप्पन सरेंडर करना चाहता है और वह अकेले में उन्हें भ्रष्ट नेताओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता है। इसीलिए श्रीनिवास वीरप्पन से मिलने अकेले ही अर्जुनन की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। श्रीनिवास को विश्वास था कि वह वीरप्पन को समझा लेंगे, इसलिए वह अकेले और बिना हथियार के गए थे। वीरप्पन ने पहले तो उनसे सामान्य बातचीत की, लेकिन जल्दी ही उसकी मंशा बदल गई। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, वीरप्पन ने अपनी गैंग की ओर इशारा किया। उन लोगों ने श्रीनिवास को पकड़ लिया। इसके बाद वीरप्पन ने अपनी धारदार कुल्हाड़ी से श्रीनिवास के गले पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी। वीरप्पन की हैवानियत यही नहीं रुकी, वो श्रीनिवास का सिर काटकर अपने घर भी ले गया और उसने अपने साथियों के साथ श्रीनिवास के सिर से फुटबॉल भी खेला। वीरप्पन ऐसे किसी भी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो उसकी सत्ता को चुनौती दे। साल 1992 की शुरुआत में इंस्पेक्टर हरिकृष्णा को एक सब इंस्पेक्टर शकील अहमद के साथ मिलकर वीरप्पन के आपराधिक नेटवर्क को नष्ट करने का आदेश दिया गया। हरिकृष्णा ने वीरप्पन के नेटवर्क में सेंधमारी करके काफी हद तक उसका काम चौपट कर दिया था। यही नहीं, शकील अहमद ने वीरप्पन के खास आदमी गुरुनाथन को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि गुरुनाथन की गिरफ्तारी के विरोध में 3 महीने बाद ही वीरप्पन ने रामपुरा पुलिस स्टेशन पर हमला करके कई पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, इंस्पेक्टर हरिकृष्णा को मारने के लिए उसने बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। उसने जंगल के आसपास के एरिया में यह खबर फैला दी कि उसका एक आदमी हाथी के दांत बेचने वाला है। जब हरिकृष्णा तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने सोचा कि यदि वह हाथी दांत बेचने वाले वीरप्पन के आदमी को पकड़ लेता है तो वह उसके जरिए वीरप्पन तक पहुंच सकता है। इसलिए वह एक व्यापारी के भेष में उससे मिलने निकल गया। लेकिन हरिकृष्णा नहीं जानता था कि वह वीरप्पन के बुने गए जाल में फंसने वाला है।
जैसे ही वह उस आदमी से मिलने जंगल की ओर निकले, वीरप्पन ने उसका रास्ता ब्लॉक करके सादी वर्दी में हरिकृष्णा के साथ मौजूद शकील अहमद और बाकी के पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन के इस घिनौने काम के बाद तमिलनाडु सरकार और कर्नाटक सरकार ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जो दोनों राज्यों में फ्रीली काम कर सके, क्योंकि वीरप्पन दोनों राज्यों के कमजोर आपसी संचार का लाभ उठाकर आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्य भाग जाता था। साल 1993 में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने वीरप्पन के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उस दौरान वीरप्पन के खिलाफ इस अभियान की कमान सौंपी गई थी एसपी गोपाल कृष्णन को, जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी फिटनेस के कारण लोग उन्हें रैम्बो कहकर बुलाते थे। रैम्बो ने जंगल में अपनी गश्त बढ़ा दी थी, जिससे वीरप्पन का चंदन तस्करी का काम सीमित दायरे में सिमट गया था। स्पेशल टास्क फोर्स के ऑपरेशन से वीरप्पन बौखला गया था। उसने जंगल के आसपास रहने वाले कई नागरिकों की हत्या कर दी। उसे शक था कि वे लोग पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं। यही नहीं, 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के कोलातपुर में वीरप्पन ने कई पोस्टर चिपकाए थे, जिसमें एसपी गोपालकृष्णन को भद्दी गालियां लिखी हुई थीं। इस पोस्टर में वीरप्पन ने गोपालकृष्ण को चुनौती दी थी कि अगर उनमें दम है तो वह आकर उसे पकड़कर दिखाए। वो पोस्टर देखकर आग बबूला हुए रैम्बो उसी वक्त अपनी टीम के साथ वीरप्पन को पकड़ने निकल गए। जंगल में जहां कानून खत्म हो जाता था, वहां गोपालकृष्णन वीरप्पन को चुनौती देने जा रहे थे। लेकिन वीरप्पन को पहले ही कुछ घुसखोर पुलिस वालों के जरिए यह पता चल गया था कि एसपी गोपालकृष्णन उसे घेरने की योजना बना रहा है। इसलिए उसने उल्टा एसपी गोपालकृष्णन को ही खत्म करने की साजिश रच डाली। रैम्बो जब अपनी टीम के साथ जंगल में पलार पुल को पार कर रहे थे, तभी उनकी गाड़ी खराब हो गई। जीप को वहीं छोड़कर उन्होंने पुल पर तैनात पुलिस की बस ली और 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 फॉरेस्ट गार्ड के साथ वो आगे बढ़ गए। रैम्बो के पीछे एक जीप में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ मौजूद थे। रैम्बो को अपने पूरे दस्ते के साथ आता देख वीरप्पन पहले ही आने वाले खतरे को भांप गया था। साथ ही उसने दूर से रैम्बो को बस की आगे की सीट पर बैठे हुए देख लिया था। जैसे ही पुलिस का दस्ता एक निर्धारित जगह पर पहुंचा, वीरप्पन के गैंग के सदस्य साइमन ने बारूदी सुरंगों से जुड़ी हुई 12 बोल्ट बैटरी के तार आपस में जोड़ दिए। तभी एक भयंकर धमाका हुआ और बस कई फीट तक हवा में उछल गई, जिससे मौके पर ही 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। एसपी गोपालकृष्णन को भी इस ब्लास्ट में काफी गंभीर चोटें आई थीं। वीरप्पन ने इस ब्लास्ट के बाद पुलिस को एक मैसेज भी भेजा कि कोई भी अधिकारी यदि उसे पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसका यही अंजाम होगा। वीरप्पन का सबसे हाई प्रोफाइल अपराध कन्नड़ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता राजकुमार का अपहरण था। 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन और उसके आदमियों ने तमिलनाडु के गोपालस्वामी बेट्टा में राजकुमार के फार्म हाउस पर हमला कर दिया। जब राजकुमार वहां नए मकान की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने आया था, वीरप्पन ने राजकुमार के साथ 3 अन्य लोगों को भी बंधक बनाया था। वीरप्पन ने उनकी रिहाई के बदले सरकार से पैसे की डिमांड रखी थी। यही नहीं, वीरप्पन ने राजकुमार को 108 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और इस दौरान वह राजकुमार और उसके साथियों को अपने साथ जंगल में घुमाते रहता था। आखिरकार जब कर्नाटक सरकार और राजकुमार के परिवार वालों ने वीरप्पन से बातचीत की, तब कहीं जाकर उसने राजकुमार और उसके साथियों की रिहाई की। वीरप्पन यही नहीं रुका। 24 अगस्त 2002 को वीरप्पन ने कर्नाटक सरकार में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मंत्री रहे एच नागप्पा का चामराजनगर से अपहरण कर लिया। नागप्पा दक्षिण कर्नाटक के शिवमोगा जिले के रहने वाले थे और जनता के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक थी। नागप्पा ने चंदन तस्करी और अन्य जंगल माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिससे वीरप्पन उनसे काफी नाराज था। नागप्पा अपने घर पर थे जब वीरप्पन और उसके गिरोह ने उन पर हमला किया और उन्हें जंगलों में ले गए। वीरप्पन ने नागप्पा को छोड़ने के बदले सरकार से फिरौती और अपने गिरोह के सदस्यों की रिहाई की मांग की। नागप्पा को निशाना बनाने के पीछे वीरप्पन का मकसद कर्नाटक सरकार को बैकफुट पर धकेलना था, ताकि सरकार उसकी शर्तें मानने पर मजबूर हो जाए। वीरप्पन को यह भी लगता था कि नागप्पा जैसे नेता उसके चंदन तस्करी के धंधे को चौपट कर सकते हैं। हालांकि नागप्पा के अपहरण के बाद सरकार और वीरप्पन के बीच बातचीत असफल रही। कर्नाटक सरकार ने वीरप्पन की मांगें पूरी करने से मना कर दिया। आखिरकार अपहरण के लगभग 100 दिन बाद 8 दिसंबर 2002 को नागप्पा का शव तमिलनाडु के जंगलों में पाया गया। उनके शरीर पर कई गोलियों के निशान थे। नागप्पा की मौत से कर्नाटक सरकार पूरी तरह से हिल गई थी। उनके लिए वीरप्पन मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट में आ चुका था, क्योंकि वीरप्पन के हाथ अब बड़े बड़े नेताओं तक भी पहुंच गए थे। ऐसे में उसे मार गिराना पुलिस के लिए बहुत जरूरी हो गया था। नागप्पा की मौत के बाद पुलिस अधिकारियों ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। इस बार उन्होंने वीरप्पन को पकड़ने के लिए उसकी कमजोरियों पर काम करना शुरू किया। उन्होंने उसे जंगल में नहीं बल्कि जंगल से बाहर मारने का प्लान बनाया।
साल 2004 में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स के चीफ के विजय कुमार ने इस सीक्रेट ऑपरेशन पर काम करना शुरू कर दिया। इसमें आधुनिक तकनीक, स्थानीय मुखबिरों की मदद और जंगल में रहने वाले ग्रामीणों को शामिल किया गया। उन्होंने वीरप्पन की गैंग में अपने कुछ आदमी भी शामिल करवा दिए थे। आखिर कई दिनों के लंबे इंतजार के बाद एक मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी कि वीरप्पन और उसके आदमी सत्यमंगलम जंगल यानी तमिलनाडु कर्नाटक की बॉर्डर पर एक्टिव हैं। उन्हें यह भी पता चला कि वीरप्पन की सेहत अचानक से बिगड़ने लगी है और उसकी आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया है। जब स्पेशल टास्क फोर्स ने अपने मुखबिरों से थोड़ी और जानकारी जुटाई तो उन्हें पता चला कि वीरप्पन को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई थी और उसे साफ साफ दिखाई भी नहीं देता था। वीरप्पन अपने मोतियाबिंद का इलाज जल्द से जल्द करवाना चाहता था और वह कुछ दिनों के अंदर ही जंगल से बाहर स्थित सालेम अस्पताल भी जाने वाला था। स्पेशल टास्क फोर्स के पास वीरप्पन को पकड़ने का यह सबसे बड़ा मौका था। जब एसटीएफ के पास यह सटीक जानकारी पहुंच गई कि वीरप्पन कुछ ही दिनों में जंगल से बाहर आने वाला है तो एसटीएफ चीफ विजय कुमार ने उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन कोकून। कोकून का मतलब था वीरप्पन को चारों ओर से घेर कर ऐसा जाल बिछाना जहां से वह बच के निकल न सके। इधर वीरप्पन ने पुलिस की नजरों से बचने के लिए यह तय किया कि वो एम्बुलेंस में बैठकर सालेम हॉस्पिटल जाएगा जिससे कि किसी को भी उसके ऊपर शक न हो सके। जब एसटीएफ को इस बात का पता चला तो उन्होंने एक फर्जी एम्बुलेंस तैयार की और अपने मुखबिरों की मदद से वीरप्पन तक यह खबर पहुंचाई कि वो एक ऐसे एम्बुलेंस वाले को जानते हैं जो पूरी तरह सेफ है। अब इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि इस एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे वो एसटीएफ के ही जवान थे। अब दिन आता है 18 अक्टूबर 2004 का। यह वो दिन था जब वीरप्पन अपने 3 साथी चंद्रन, गोविंदन और शिवराज के साथ एसटीएफ की फर्जी एम्बुलेंस में चढ़ जाते हैं। जैसे ही एम्बुलेंस जंगल से बाहर निकलती है एसटीएफ अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर देती है। वीरप्पन के इंतजार में सालेम हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते के चप्पे चप्पे को एसटीएफ के जवान घेर लेते हैं, लेकिन इधर एम्बुलेंस के अंदर बैठे वीरप्पन और उनके साथियों को पता भी नहीं था कि उनके अंत का सफर अब शुरू हो चुका था। जंगल के बाहर पप्पारापट्टी नाम के एरिया में एसटीएफ ने प्लान बनाकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया था और एसटीएफ के कुछ जवान आसपास की बिल्डिंग्स पर भी तैनात थे। जैसे ही एम्बुलेंस पप्पारापट्टी पहुंची उसमें मौजूद एसटीएफ के ड्राइवर एम्बुलेंस से कूदकर भाग गए। अब अचानक से एम्बुलेंस रुकने के कारण वीरप्पन और उसके साथियों को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। जब गोविंदन ने एम्बुलेंस से उतरकर आसपास नजर घुमाई तो एसटीएफ के जवानों को आसपास देखकर उसे पता चला कि उन्हें स्पेशल फोर्स ने अपने जाल में फंसा लिया है। के विजय कुमार ने वीरप्पन को हथियार फेंककर सरेंडर करने को कहा, लेकिन वीरप्पन और उसके साथियों को सरेंडर करना मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी AK-47 से पुलिस को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एसटीएफ की ओर से हुई गोलीबारी में कुछ ही मिनटों के अंदर वीरप्पन और उसके तीनों साथी मारे गए। वीरप्पन को सिर और छाती में गोलियां लगी थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 20 साल तक पुलिस को चकमा देने वाले खूंखार डाकू की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। इस ऑपरेशन की सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें किसी भी नागरिक या जवान की जान नहीं गई थी। यह भारतीय पुलिस के इतिहास में सबसे सफल अभियानों में से एक बना। ऑपरेशन कोकून न केवल वीरप्पन की मौत की कहानी थी, बल्कि यह कानून की जीत और अराजकता पर काबू पाने की मिसाल भी थी। तो दोस्तों, ऐसी थी वीरप्पन की कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।